नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो राजनीति यानी पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज के पॉलिटिकल क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, कितने दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, कितने दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए रखना। कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए ही रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए ही रखना। कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक जमाए रखना। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वाद योग्य नहीं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है, क्योंकि यह सरकार को दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, ताकि वह उसके अनुसार काम कर सके और कानून और नीतियां बनाते समय उनका उल्लेख कर सके और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। और इन सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। वाद योग्य यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसके अनुसार जो सरकार है ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देती है कि वह उसके अनुसार काम कर सके, कानून एवं नीतियाँ बना सके, उनका उल्लेख कर सके और न्यायपूर्ण समाज का जो निर्माण कर सके। और जो ये सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो सम्मान के लिए कार्य के लिए जो सम्मान वेतन है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ में इसका प्रावधान दिया गया है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि पुरुष एवं स्त्री को यानी पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विदेशी देशों के जो सभी राजदूतों का जो कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र है, ये किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रत्यय पत्र है ये प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रत्यय पत्र है ये प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है। निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, इन दोनों ही पदों को सुशोभित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एम हिदायतुल्ला ने जो उच्चतम न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है। और जो हिदायतुल्ला है, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म
17 दिसंबर 1908 ईस्वी को एवं उनकी मृत्यु है ये 18 सितंबर 1992 ईस्वी को हुई थी। और जो एम हिदायतुल्ला है, एम ए हिदायतुल्ला, ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे थे। तथा जो एम ए हिदायतुल्ला है ये दो अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए हैं? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो दो उप प्रधानमंत्री हैं ये एक साथ नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे यानी इनके कार्यकाल के समय दो उप प्रधानमंत्री है ये एक साथ नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो कौन है जो लोकसभा में विरोधी दल के पद पर नेता नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मनमोहन सिंह। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं ये लोकसभा के विरोधी दल के नेता पद पर कभी भी नहीं रहे थे। और बात करें मनमोहन सिंह, तो जो मनमोहन सिंह हैं ये भारतीय गणराज्य के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। भारतीय गणराज्य के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। और जो विधि अधिकारी है इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। जो उच्चतम विधि अधिकारी है इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जो कानूनी विषय है इस पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल है ये कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। और जो एडवोकेट जनरल है यह राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। यह राज्य प्रमुख को विधि संबंधी जो सलाह है ये देने का कार्य करता है। तथा यह दोनों सदनों की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है। लेकिन जो एडवोकेट जनरल है इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है, यह मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। और जो सॉलिसिटर जनरल है ये देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है ये देश के जो सुप्रीम कोर्ट है इनके जज बनने की योग्यता रखते हैं। और इनकी नियुक्ति, जो सॉलिसिटर जनरल है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल है ये भारतीय संविधान के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया है। इनका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है, इनके समय का, इनके कार्यकाल का संविधान के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और बात करें भारत के पहले सॉलिसिटर जो जनरल है उनके बारे में, तो पहले सॉलिसिटर जनरल थे एम.सी. शीतलवाड़, ये पहले सॉलिसिटर जनरल थे। और ये सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा था। और जो इनका कार्यकाल की बात करें तो ये 28 जनवरी 1950 से लेकर 28 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर 1 मार्च 1963 ईस्वी तक, 1 मार्च 1963 ईस्वी तक जो सॉलिसिटर जनरल
MC सीतलवाड़ है, इनका कार्यकाल रहा था और इनका कार्यकाल सॉलिसिटर जनरल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है ये किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय को। जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के जो राष्ट्रपति है इनके पद पर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ये राष्ट्रपति के पद को फिर संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यपाल राज्य है, इसके अंदर किसका जो प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति का। जो राज्यपाल राज्य है इसके अंदर राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति है ये किसकी सलाह पर किसी राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। एवं अनुच्छेद 156 में दिया गया है, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल की अवधि के लिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? जो राज्य है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ये किस में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ये राज्यपाल में निहित होती है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है यह विधानसभा का 17वां भी कर सकता है। राज्यपाल है ये विधानसभा का 17वां भी कर सकता है और समय समय पर इसका विघटन भी करता है। और राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही कोई अनुदान मांग विधान मंडल के समक्ष पेश किया जाता है। राज्यपाल की अनुमति मिलने के पश्चात ही कोई अनुदान मांग है ये विधान मंडल के समक्ष पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान है ये संविधान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गवर्नर। तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्थान का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय है ये किस संस्थान का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अधीनस्थ न्यायालय। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय संस्था है, इसका निरीक्षण है ये कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो राज्य की 17वां है इसके आदेश है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राज्यपाल के द्वारा। जो राज्य की विधानसभा है इसके 17वां के आदेश दिए जाते हैं। और दोस्तों जो 17वां है ये 17वां क्या होता है? तो जो 17वां यानी इसका अर्थ है 17वां इसका अर्थ यानी संसदीय विधानसभा के किसी सत्र को बिना भंग किए बंद करना। 17वां यानी विधानसभा के 17वां का अर्थ है संसदीय विधानसभा के किसी सत्र को बिना भंग किए बंद करना, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग है एक, तो इसका राइट आंसर होगा बी,
असंवैधानिक निकाय, यानी असंवैधानिक निकाय या इसकी जगह गैर संवैधानिक भी दिया जा सकता है, या तो असंवैधानिक आएगा या गैर संवैधानिक। तो योजना आयोग है ये एक गैर संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग असंवैधानिक निकाय है, यानी इसको जो योजना आयोग है इसको सरकार के द्वारा जरूरत पड़ने पर सरकार के द्वारा जरूरत पड़ने पर में कोई बिल पास करने के लिए इन्हें स्थापित किया जाता है। इसको सरकार के द्वारा अगर संसद के अंदर जरूरत पड़े तो इसको बिल पास करने के लिए योजना आयोग है इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? योजना आयोग है इसका स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। जो पंचवर्षीय योजना है इसे अंतिम अनुमोदन है ये कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। और बात करें पंचवर्षीय योजना, तो जो पंचवर्षीय योजना है यह हर 5 वर्ष के लिए सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना है ये हर 5 वर्ष के लिए सरकार द्वारा देश के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए इसे शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? जो योजना आयोग है ये किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत योजना आयोग कार्य करती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जो योजना आयोग है, योजना आयोग है भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है, भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है। एवं जो योजना आयोग है इसका 2014 के अंदर 2014 ईस्वी के अंदर इसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना का जो नाम है ये 2014 में बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसे बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, योजना आयोग। तो योजना आयोग के द्वारा भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच जो धन के बंटवारा है इसके संबंध में कौन राय देता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वित्त आयोग। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में राय दी जाती है। और जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग यह एक संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 280 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 280 में इसका प्रावधान दिया गया है। वित्त आयोग का अगर पूछ लिया जाए कि किस संविधान में प्रावधान दिया गया है तो वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 280 है इसमें इसका प्रावधान दिया गया है। और जो वित्त आयोग है यानी वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल के बाद पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो हर 5 साल के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल के बाद की जाती है, हर 5 वर्ष के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है। यानी संघ लोक सेवा की बात करें
तो संघ लोक सेवा के अंतर कम से कम आधे से ज़्यादा जो सदस्य है, यानी संघ लोक सेवा में आधे से ज़्यादा जो सदस्य है ये लोक सेवा के सदस्य होते हैं, लोक सेवा के सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल है जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है, इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या उनकी उम्र अगर 65 वर्ष हो जाती है तो वहाँ तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले हो इनका वहाँ तक कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। जो केंद्र एवं राज्य है इनके मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, योजना आयोग। जो योजना आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग असंवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रजातंत्र। यानी प्रस्तावना का जो प्रावधान है ये सभी जो वयस्क नागरिक हैं इन्हें मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो जो मतदान का अधिकार प्रदान करता है इसे प्रजातंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कनाडा देश के द्वारा। यानी कनाडा देश के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया गया था। अब बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था होती है और इसमें एक केंद्रीय सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार होती है जिसे संघीय सरकार कहा जाता है और दूसरी राज्य की सरकार होती है। एक केंद्रीय सरकार जिसे संघीय सरकार कहा जाता है और दूसरी राज्य की सरकार होती है और इन दोनों सरकारों के अलग अलग कानून होते हैं। यानी दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब है कि दो सरकारों का शासन, यानी एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, और दोनों के अलग अलग कानून होते हैं। और जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये सर्वप्रथम कनाडा देश के द्वारा अपनाई गई थी और इसमें दोहरी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का जो संविधान है ये भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राज्यों का संघ। जो भारत का संविधान है ये भारत को राज्यों का संघ कह के वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ कहकर वर्णित करता है। और जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ यानी इसे कनाडा देश के संविधान से लिया गया। अगर पूछ लिया जाए इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो कनाडा देश का संविधान है यहाँ से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये ग्रहण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आयरलैंड से। जो भारतीय संविधान है इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड जो देश है इसके संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।